बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, DTN से डेली न्यूज़ शॉट के साथ मैं हूं मुनीर अहमद। टॉप न्यूज़ आज एक बार फिर वज़ीर आज़म इमरान खान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई है। अंदरूनी और बैरूनी जो खदशात हैं और ख़तरात हैं, इसके हवाले से काफ़ी तफसीली बात हुई उनकी। लेकिन जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई उसमें सिर्फ इतना ही ज़िक्र है, और हम सब जानते हैं कि अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात क्या हो सकते हैं। इसके हवाले से हम बात करेंगे, और फिर आप दूसरी जो है पीडीएम जो है वो 2 दिन के बाद अपनी नई हिकमत अमली बनाने जा रही है। 2-3 बातें ऐसी हैं जो वो लेकर अपने मामलात तय करेंगे हुकूमत के खिलाफ। वो देखेंगे कि 4 फरवरी को क्या रिजल्ट सामने आता है। तो हम जो मुतवक्को फैसले हैं उसकी तनाजुर में हम बात करेंगे। और फिर कश्मीर डे भी आ रहा है फरवरी की 5 तारीख को, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। फिर एक और अहम बात आज सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने केपी हुकूमत को बीआरटी के मामले में रिलीफ दिया है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और आप जानते हैं कि हमें ज्वाइन करते हैं इस्लामाबाद से सीनियर सहाफ़ी सीआर शमसी साहब और सीनियर सहाफ़ी फौजिया शाहिद साहबा, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वेलकम फौजिया शाहिद साहबा, सीआर शमसी साहब। फौजिया शाहिद साहबा, अपना ज़रा माइक ऑन कीजिए। और हम सबसे पहले आज सीआर शमसी साहब इसी हवाले से बात करेंगे कि बहुत फ्रीक्वेंट मुलाकातें हो रही हैं वज़ीर आज़म इमरान खान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के दरमियान में। और हर मुलाकात के अंदर आईएसआई चीफ जो हैं फैज़ हमीद साहब, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब, वो भी मौजूद होते हैं। और लेकिन 2 लाइनों की प्रेस रिलीज़ जारी की जाती है कि अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी के मामलात के ऊपर बात हुई, और बस। फौजिया शाहिद साहबा। बहुत शुक्रिया मुनीर। हाँ। देखिए, ज़ाहिर है बड़ों की मुलाकात में कुछ ऐसी बातें भी होती हैं कि जिनका ज़िक्र नहीं होता। प्रेस रिलीज़ में तो यही सूरत हाल सामने आती है। लेकिन इस वक़्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, आप अगर उसको ख़ारजा सूरत हाल, इलाकाई सूरत हाल, मुल्क की सूरत हाल के तनाज़ुर में देखें, तो बहुत ही गंभीर सूरत हाल है। इसमें किसी तरह हम ये नहीं समझ सकते। और आपके बिल्कुल पड़ोस में आपको मालूम है कि जो कुछ इस वक्त भारत में हो रहा है, चाहे वो उनका आप अंदरूनी मामला करार दें, लेकिन पाकिस्तान की जब सरहदें मिलती हैं तो उसके किस तरह के असरात आपके मुल्क में पड़ सकते हैं, आपको किस तरह अलर्ट होने की ज़रूरत है। क्योंकि भारत जो है वो अपनी अंदरूनी जो उसकी सूरत हाल है उसकी तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान के साथ किसी किस्म की भी जो है छेड़खानी कर सकता है। उसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि अफगानिस्तान की सूरत हाल, जिसके बारे में बहुत ये सामने आ रहा था कि अफवाज के इनखला के हवाले से, फिर उसके साथ साथ हमने ये देखा कि ये भी बात हो रही थी कि अफगानिस्तान में अमन के बात हो रही है, मुज़ाकरात चल रहे हैं। लेकिन वो आप ये देखें कि वो खासे हद तक ना सिर्फ तातुल का शिकार है, बल्कि वहाँ इस वक्त संगीन किस्म की जो दहशतगर्दी की कार्रवाई ज़्यादा हो रही हैं। जहाँ तालिबान पे हमलों की शरह में इजाफा हुआ है, वहाँ हुकूमत के जो सरकर्दा रहनुमा है या हुकूमती अराकीन है या सिक्योरिटी फोर्सेस के अराकीन, उन पे भी हमलों का जो है बहुत इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जो ज़ाहिर है अमन के हवाले से सफ़ीर ही उनको कहना चाहिए, मुज़ाकरात कर रहे हैं। ज़ल्मे खलीलज़ाद जो हैं वो इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद हैं और पिछले काफ़ी अरसे से मौजूद है। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के भी बिलाशुबा मेरे ख्याल में 2 यहाँ के दौरे किए हैं। और आर्मी चीफ और जो हमारी अफवाज के सरबराह हैं उनसे मुलाकात भी उसने की है। तो ये एक इस वक्त जो सूरत हाल है, मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर यकीनन ऑन बोर्ड होंगे तमाम सूरत हाल से, कि जो चाहे मुल्की सूरत हाल है या जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि जो बॉर्डर्स के पार की सूरत हाल है उस पर उनको ऑन बोर्ड लेना। फिर ये तमाम मामला जो हैं वो ज़ाहिर है कि डिस्कस किए जाते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान की अपनी जो हमारी अफवाज हैं, इनकी अपनी जो प्रिपेयर्डनेस है या जो वजीरिस्तान में जो सूरत हाल
पिछले कुछ अरसे से सामने फिर आ रही है। तो ये तमाम सूरत हाल इस पे डिस्कस तफसील से किया गया होगा। और आपने ये बात की है कि जितनी मुलाकातें हुई हैं, वो पहले तो जो कुछ मुलाकातें हुई, वो कुछ इनफॉर्मल सी मुलाकातें कही गई, उनमें एक ऑफिशियल रंग जो है वो कम दिखाई दिया था। लेकिन अभी जो प्रेस जारी की गई है, इससे अंदाजा एक बाज़ाब्ता तौर पे मुलाकात है। और मैं ये समझती हूँ कि ये तमाम इश्यूज जो हैं, ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को इनसे आगाह किया गया होगा, बल्कि साथ साथ इसमें ज़ाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर की मशावरत बहुत लाजिम होती है, उनकी मशावरत भी इसमें होगी। फिर एक बहुत अहम इस वक्त जो सूरत हाल है, उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वो सी पैक से रिलेटेड है, जिसमें कुछ अरसे से तातुल जो है समझा जा रहा है, और इसको नागुज़ीर समझा जा रहा है कि इस पे जितना जल्द जो है प्रोसीड किया जाए। ये तमाम जी। चीज़ें मेरा ख़्याल है कि आज प्राइम मिनिस्टर से इन्होंने डिस्कस की होंगी, और हम तो इसको इंतहाई अहम मुलाकात कह सकते हैं, क्योंकि एक तवील अरसे के बाद एक बाज़ाब्ता तौर पे जो है प्रेस रिलीज़ इस हवाले से जारी वैसे की तो गई है। वैसे तो फौज शाह साहबा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो मुलाकात है वजीर आजम से आईएसआई चीफ की मौजूदगी में, वो बाज़ाब्ता मुलाकातें ही होती हैं। अनवर इकबाल साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, हम उनको खुशामदीद कहते हैं। वेलकम अनवर इकबाल साहब। ये मेहरबानी हम जनाब। हम आज इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि ये आर्मी चीफ और वजीर आजम की मुलाकातें बहुत तवातुर के साथ नहीं होना शुरू हो गई। क्या कोई इस वक्त हम बहुत ज्यादा पाकिस्तान जो है वो कोई खतरा से घिर चुका है, कोई बहुत ज्यादा क्रूशल इमरजेंसी की सूरत हाल हमारे इर्द गिर्द पैदा हो चुकी है? क्या हो रहा है नंबर इकबाल साहब? मतलब ये इसके पीछे क्या देखते हैं आप? भाईजान, जैसे तबादुल से आजकल मेरी तबीयत खराब रहती है, इसी तरह ये मुलाकातें भी होती रहती हैं। कभी शोल्डर फ्रीज हो जाता है, कभी बुखार आ जाता है, कभी क्या होता है। और उसका मैं समझता हूँ जो सारा शासाना है वो है इनएक्टिविटी, हाँ। है ना, कि कोविड-19 की वजह से घर में कैद होकर बैठ गए, ऊपर से बर्फ पड़ गई है। ठीक है, तो बात यह है कि पाकिस्तान में भी यही होता है कि जिस तरह मेरा हाल है, पाकिस्तान का भी हाल है कि हम नाले में भी देख लें, नाले में जमा होता रहता है कचरा सारा, और होते होते एक दिन ब्लॉक हो जाता है और फिर मुसीबत होती है। हम्म। हमारे यहाँ तो हर चीज जो है ना ऐसी है, उसमें लोगों का कसूर नहीं है। हमारे यहाँ सूरत हाल ऐसी बन गई है कि रूटीन की मीटिंगें जो होनी चाहिए, तो कंसल्टेशन होनी चाहिए, जिनकी खबर भी नहीं आनी चाहिए, की सही। खबर नहीं है। यानी यहाँ प्रैक्टिकली ये होता है। अच्छा, हमारे यहाँ क्योंकि यूनिक सूरत हाल है, आर्मी चीफ की एक हैसियत है, फोन करके बुलाते हैं, तो लोग सोचते हैं कि अब कुछ भी हो सकता है, हुकूमत का तख्ता भी लड़ सकता है, नया वज़ीर आज़म भी बन सकता है, इससे लोग अलर्ट हो जाते हैं। यहाँ आप यकीन करें, दिन में 2 दफ़ा बुला लेते हैं व्हाइट हाउस में फोन करके, वो चला जाता है और आ जाता है, खबर नहीं लगती। वज़ीर ख़ारजा को बुला लेते हैं, वो चला जाता है, आ जाता है, खबर नहीं लगती। इसलिए कहते हैं कि हुकूमत का हिस्सा है सारे के सारे, चाहे सीआईए का चीफ हो, चाहे फौज का चीफ हो, चाहे वजीर खारजा हो, उससे अगर कंसल्टेशन नहीं करेगा सदर, तो किससे करेगा? इसी तरह हमारे यहाँ वज़ीर आज़म इनसे कंसल्टेशन नहीं करेगा तो किससे करेगा? मगर हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ऐसी रही है कि लोगों को खामखा नोटिस लेना पड़ता है। रही बात अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान के बारे में तो ज़ाहिर है, मेरा ख्याल है कि इस वक्त गुफ्तगू हुई होगी, फोकस अफगानिस्तान होगा, इसलिए कि इस वक्त एक बिल्कुल नई सूरत हाल शुरू हो रही है। यानी ज़ल्म खलीलज़ाद को इन्होंने रिटेन करने का फैसला किया है। इसका मतलब ये कि बातचीत को जारी रखना चाहते हैं, लेकिन बातचीत को जारी रखते हुए अमरीकियों ने बात वाज़ा कर दी है। कल जो रिपोर्ट आई, आपने वो भी देखी होगी, इनकी जो पेंटागन की उसकी इंस्पेक्टर जनरल की, उसमें भी उन्होंने कहा, वो ये है कि वो अभी विथड्रॉ नहीं करना चाहते, जिस तरह ट्रम्प इंतजामिया के टाइम टेबल को नहीं फॉलो करेगी। अब पाकिस्तान का मसला है कि पाकिस्तान ने जो तालिबान को राजी किया था बातचीत पे, वो इसी बुनियाद पे किया था कि जनाब आप बातचीत पे आ जाएं, और उसकी सूरत में गैर मुल्की फौजें अफगानिस्तान से निकल जाएंगी। लेकिन कल जो रिपोर्ट दी है पेंटागन के इंस्पेक्टर जनरल ने, उसने ये कहा है कि जिस दिन फौजें निकली उसी दिन से जवाल शुरू हो जाएगा और अफगानिस्तान की हुकूमत क्लैप्स कर जाएगी। अफगानिस्तान की हुकूमत जो है वो फौरन अफवाज के बगैर नहीं चल सकती। एक नई सूरत हाल है, और यहाँ कहा ही जा रहा है कि अभी हम विड्रॉ नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान के लिए अब दोनों तरफ से प्रेशर बनेगा। अमेरिका प्रेशर डालेगा कि आप पिछला किरदार अदा करते रहें और तालिबान और हमारे दरमियान आप सालिसी करते रहें,
तालिबान प्रेशर डालेंगे कि भाई आपने सालिसी की थी, आप फौजें निकलवाएं। अच्छा, दोनों बातें हमारे बस में नहीं है। हमारे बस में अमेरिकियों से फौजें निकालने पर हम अमेरिकियों को मजबूर नहीं कर सकते, हम तालिबान को भी मजबूर नहीं कर सकते कि हमने कोशिश करके देख ली, अगर हमारे खिलाफ हो जाए तो हम दोनों तरफ से फंसते हैं। तो हमारी कोशिश ज़ाहिर ये होगी कि बीच का कोई रास्ता निकले, जिसमें ये भी खुश रहें, वो भी खुश रहें। और तो मैं समझता हूँ ऐसी सूरत हाल में तो रोज़ाना कंसल्टेशन होनी चाहिए, और कंसल्टेशन का फ़ोकस जो है वो यही अफ़गानिस्तान होगा। जी, सियार शमसी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सियार शमसी साहब से हम बात करेंगे इस हवाले से कि आज की इस आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म की मुलाकात में दो लफ्ज़ ख़ास तौर पे इस्तेमाल किए हैं, अंदरूनी मामलात और बैरूनी मामलात। बैरूनी मामलात के हवाले से फ़ज़ल शाह साहबा ने, और सियार शमसी साहब, ये कौन से ऐसे अंदरूनी मामलात हैं जो इतने ज़्यादा अहम हैं जिसके ऊपर बार-बार बात करने की वो यानी उसके ऊपर बात करना ज़रूरी हो रहा है कि चलें, एक्सटर्नल तो हैं, अंदरूनी मामलात में भी कोई ऐसी चीज़ें हैं जो तवज्जो तलब हैं, सियार शमसी साहब? बहुत शुक्रिया अनवर इकबाल साहब और तमाम दोस्तों को सलाम। मुनीर साहब, देखिए अभी जो अनवर इकबाल साहब ने बात की है, एक तो ये जो मुलाकातों का सिलसिला है उसमें ये एक नेचुरल बात है कि जो नई सूरत हाल पैदा हुई है अफगानिस्तान के हवाले से भी, और ख़ास तौर पर मैं इसमें थोड़ा मज़ीद इजाफा करना चाहूँगा कि इस वक्त जो इंडिया के अंदर जो सूरत हाल बन रही है वो बड़ी गंभीर है। और वहाँ जो लाल किले पर सिखों ने अपना एहतजाज का, काश्तकारों का जो एहतजाज है, उन्होंने अपना मजहबी परचम लहराया है। और वहाँ इसके साथ साथ वहाँ की जो सियासी जमातें हैं और वहाँ सिविल सोसाइटीज़ की कोई 25 के करीब ऐसी तंजीमें हैं जिन्होंने बड़ा खुलकर सिखों की हमायत का, उनकी तहरीक का हमायत का ऐलान किया है, जिससे हुकूमत है शदीद दबाव हटाने के लिए कोई भी जो, जिसका बहुत पहले से हम जिक्र सुनते चले आ रहे हैं कि वो कोई एडवेंचर कर सकता है। एक तो मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान और ये दोनों सरहदें जो हैं ये दफाई नोयत के हवाले से बहुत ही मशावरत तलब हैं, और ये मुलाकातों को हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि ये मुलाकातें उसी तनाज़र में हो रही हैं। लेकिन साथ ही जो आपने दाखिली मामलात के हवाले से बात की है वो भी इतने खुशगवार नहीं है। और ख़ास तौर पर जो एक अदम एतमाद की तहरीक की तजवीज़ थी, जिसको पहले बिल्कुल गैर संजीदा लिया गया और वो कहा गया कि बिल्कुल ये ऐसी एक बिलावल भुट्टो ने एक शोशा छोड़ा है जिसका मकसद जो है वो कुछ नहीं है और ये नाकाम होगी, और इसमें जो सेनेट के इलेक्शन में जो कुछ हुआ था वो ही इसका नतीजा निकलेगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि पीटीआई के अंदर कुछ जो टूट फूट का जिक्र किया जा रहा है, और गुज़श्ता दिनों पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी ने जो बात की है कि 25 अरकान का राब्ता है पीपल्स पार्टी के साथ। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान खुद दाखिली मामलात को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, और दफाई अस्करी क़यादत के साथ साथ वो रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन अपनी काबीना के ख़ास अरकान को और तर्जमानों के इजलास तलब कर रहे हैं, और उनका जो रद्द अमल आ रहा है वो बड़ा शदीद है, जिससे एक एहसास होता है कि हुकूमत दाखिली तौर पर शदीद दबाव का शिकार है। उस दबाव से निकलने का वाहिद तरीका तो ये था कि वो लोगों को एक मराद देती, या लोगों की जो मुश्किलात हैं, जो महंगाई बेपनाह होती जा रही है आए रोज़, उस पे कमी की जाती। लेकिन आपने देखा कि इस पेट्रोल का बम गिराया गया, फिर एलजीपी जो गैस है उसकी कीमतों में इजाफा हुआ, फिर बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ। तो इससे एक बड़ी जो दाखिली तौर पर मुल्क के अंदर भी और खुद जो पीटीआई के थे वो सख्त परेशान नजर आ रहा है। किसी वक्त भी अगर नए इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो पीटीआई को जो अवामी सतह पर पिजराई हासिल हुई थी वो इस बार नहीं हो सकेगी। ये दाखिली दबाव अपनी जगह बिल्कुल वो शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं, और जो जाहिर है कि इस वक्त जो फरीक हैं दाखिली मामलात में भी
वो अस्करी लीडरशिप भी है, हुकूमत भी है और अपोजिशन भी है। इसलिए इन मुलाकातों को मैं समझता हूँ कि दोनों महाजों पर अहम तस्वर किया जाना चाहिए। जितना मामला खारजी तौर पर अहम है, उतना ही मामला दाखिली तौर पर गंभीर होता नजर आ रहा है। जी शुक्रिया सियार शमसी साहब, इस बात को थोड़ी देर में आगे बढ़ाएंगे। फौजी शाह साहब, ये मतलब एक तो दाखिली हवाले से जिसमें सियार शमसी साहब ने कहा, तो क्या आप भी ये समझती हैं कि हुकूमत की स्टेबिलिटी के लिए कोशिशें हो रही हैं, क्योंकि अब अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से काफ़ी बात हो रही है और उसको आगे बढ़ावा देने की बात भी हो रही है, तो क्या हमेशा कहा जा रहा है कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट वो एक सफ़े पर हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, एक सफ़े पर हैं। जैसे अनवर इकबाल साहब ने कहा, सबको मिलजुल कर इसके ऊपर डिसीजंस देने हैं जो कि खारजी उमूर हैं, उसके ऊपर भी जो इस वक्त इमर्जिंग। तो ये क्या मैं इस एक ख़ास एंगल से, सिर्फ इसी एंगल से, क्या सियासी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए भी इस वक्त कोशिशें हो रही हैं कि सारे इदारे मिलकर इस्तेहकाम लेकर आएं और कोई ऐसी सूरत हाल ना हो और मौजूदा हुकूमत अपने 5 साल पूरे करे? क्या नजर आता है? एक तो जो मैं समझती हूँ हुकूमत के इस्तेहकाम के हवाले से, तो यकीनन अगर ऊपर कोई कोशिश की जा रही है, लेकिन हुकूमत ज़ाती तौर पे खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रही है, इस्तेहकाम नहीं होने दे रही। मसलन अभी एकदम आपने ये देखा कि बहुत ज़्यादा फौरी तौर पे पंजाब में कुछ ऑपरेशन शुरू कर दिए गए। फौरी तौर पे ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी को ले लें, उनकी जो इमलाक को तलब करना या लाहौर में कुछ इस किस्म की कार्रवाई करना, मतलब एक वक्त होता है जब आप इस वक्त ऐसी सूरत हाल से दो चार हैं, इस वक्त ऑपरेशन की बात नहीं बनती। तो इससे ये है कि हुकूमत अपने आप को खुद जो है वो ऐसे न्याय पे पहुंचा रही है दूसरे को। हम इस हुकूमत का कि वो अच्छे वर्किंग रिलेशंस लेते हुए अपोजिशन के साथ अच्छे वर्किंग रिलेशंस लेके वो आगे बढ़े। तो अगर आप आपस में अच्छे वर्किंग रिलेशंस नहीं रखते तो हुकूमत मुस्तहकम नहीं होती। ये हुकूमतों को भी समझना चाहिए। और हुकूमत अगर ये समझती है कि कोई क्योंकि अब ये तासुर मिलने लग गया, मैं किसी को पाक साफ नहीं समझती, लेकिन ये तासुर मिल रहा है कि ये रिवेंज है, ये इस इंतकाम की जो है सूरत हाल डेवलप हो रही है। तो जब इंतकाम की सूरत हाल होती है, तो अब मैं ये देख रही हूँ कि टीवी पे जैसे टॉक्स होती हैं, मुख्तलिफ जमातों के दरमियान और हुकूमत के दरमियान जो है मजीद तलखी बढ़ रही है, उसमें शिद्दत आ रही है। वो जो हमले की नोयत है वो उसमें बहुत तेजी आ चुकी है। अब जाती हमले जैसे कल अभी बात हो रही थी, मैं तो चूंकि पहले भी बिलीव करती थी, अब बराह रास्त जो है वजीर आजम को हम जो है टारगेट किया जा रहा है। वजीर आजम के खिलाफ जो है मुकम्मल तौर पे उनका नाम लेके उनको उसकी मुखालफत की जा रही है। तो ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि हुकूमत अपने इस्तेहकाम के उसके रास्ते में खुद रोड़े अटका रही है। उसको बहुत बुर्दबारी से आगे जाना चाहिए, जो अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा। जी अनवर इकबाल साहब, हुकूमत और रियासती इदारे तो एक सफ़े पर खेलते और मिलते और बातें करते नज़र आ रहे हैं। क्या सिर्फ हुकूमत और रियासती इदारों का एक सफ़े पर होना ज़रूरी है, या अपोजिशन का और जो दूसरी इख्तिलाफ राय रखने वाली जमातें हैं उनका भी उनके साथ एक सफ़े पर होना ज़रूरी है फॉर दी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी? अच्छा, एक जरा आप वजाहत कर दीजिए कि एक सफ़े पे होने से क्या मुराद है? एक सफ़े पे होने से मुराद ये होता है कि दोनों आपस में मिलकर एक तरह के लाइन ऑफ एक्शन पे चल रहे हों और एक मिल के फैसला करें। एजेंडा जो है दैट इज बीइंग परसूड इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन। ये तो एक मिल के फैसले करें जी, मिल के फैसले करें, मिलकर फैसले करें और और मिलकर तो फैसले अपोजिशन के साथ तो कहीं भी नहीं होते। अपोजिशन से मशवरा किया जाता है, ठीक है, फैसले हुकूमत करती है। बिल्कुल ठीक है। जमहूरियत तो यही है कि फैसले हुकूमत करेगी, अपोजिशन से आप मशवरा करें, अपोजिशन से ताल्लुकात अच्छे रखें, अपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां ना करें। ठीक है। ये नहीं होगा कि अपोजिशन को हुकूमत में शामिल कर लें। हुकूमत में नहीं शामिल करते अपोजिशन को, इसीलिए वो अपोजिशन होती है। सही। रही बात ये कि हमारे यहाँ चूंकि इस तरह का नहीं हुआ, हमारे यहाँ देखिए ना शर्मिंदगी होती है
बेनज़ीर भुट्टो साहबा एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज खातून थी जिनकी सारी दुनिया में इज्जत थी, और वो जब यहाँ आती तो एम्बेसी का चपरासी भी उनको रिसीव करने नहीं जाता था। और यहाँ भारत का अगर वज़ीर ख़ारिजा भी होता था तो उसको रिसीव करने डिप्लोमेट जाता था, डिप्लोमेटिक कार होती थी, साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा अपोज़िशन पार्टी का, और उसको जब तक वो रहता था उसके साथ एम्बेसी की पूरी प्रोटोकॉल होती थी। और जब हमसे वो पूछते थे इंडियन स्टाफ भी, तो हमें झूठ बोलना पड़ता था कि नहीं, बेनज़ीर को भी प्रोटोकॉल मिलती, जो कि नहीं मिलती थी। तो हमारे यहाँ तो कभी ये खैर सिगाली का सिलसिला बना ही नहीं, किसी ने नहीं बनाया। एक को क्या कहना, अगर सफ़ीर चला जाए, अपोज़िशन का वज़ीर-आज़म हो और आ जाए साबिक़ वज़ीर-आज़म, तो मेरा ख़्याल है किसी की भी हुकूमत होगी उस सफ़ीर की। तो हम क्यों पता नहीं क्यों रोते हैं? हमने जो बोया वही काटेंगे ना, हमने टॉलरेंस नहीं बोई है। हमारे यहाँ बर्दाश्त नहीं किया था, हमारे यहाँ सियासी मुखालिफ जो है वो दुश्मन होता है। जो जमहूरी ममालिक हैं, जिसमें तरक्की पज़ीर ममालिक भी शामिल हैं, वहाँ सियासी मुखालिफ दुश्मन नहीं होता, उसका आपका नज़रियाती इख्तिलाफ होता है। शाम को इकट्ठे आप मिलते हैं, जुलते हैं, खेलते हैं, गोल्फ खेलने चले गए, वॉक करने चले गए, आपस में शादियाँ होती हैं, ताल्लुकात होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि यार हम एक ही मुल्क के रहने वाले, एक ही बाशिंदे हैं, हमें इस पे इख्तिलाफ है कि आप चाहते हैं कि हुकूमत चलाते वक़्त लेबर को ज़्यादा, जैसे डेमोक्रेट्स हैं वो कहते हैं लेबर को ज़्यादा इंसेंटिव देनी चाहिए, लेबर मजबूत होगा तो मुल्क को। रिपब्लिकन्स कहते हैं कि नहीं, लेबर को इंसेंटिव देने की ज़रूरत नहीं है, अगर सरमायादार मजबूत होगा तो मुल्क को, तो सरमायादार के पैसे बढ़ेंगे, तो वो इन्वेस्ट करेगा तो ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी। तो ये इस पे इख्तिलाफ होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि एक-दूसरे से नफ़रतें पैदा हो जाएँ। चलिए ठीक हम ठीक, बात समझ आ गई, हमारे यहाँ हाँ, बात समझ आ हमारे यहाँ तो हाल ही है ना, हम क्यों रोते हैं? नहीं मतलब नहीं, हम अजीब व गरीब हैं, हम बोते गंदुम में और सारे आस लगाए बैठे थे इस दफ़ा ज़रूर चावल उगेंगे। कैसे ठीक है, चावल उगेंगे यार? बिल्कुल ठीक। अच्छा, लेकिन मैं एक, आप चूँकि अमेरिका में बैठे हुए हैं और बहुत ज़्यादा क करीबी आप नज़र रखते हैं इस हवाले से, अफ़गानिस्तान के हवाले से। काफ़ी वक़्त से जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान और इर्द-गिर्द जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, उस पे अमेरिका बिल्कुल चुप है। तो अभी जो रिसेंट इस तरह की सूरत-ए-हाल है, तो क्या जो नई हुकूमत है, वो इसको कंडेम करती हुई नज़र आएगी? एक बात। और करना शुरू कर दिया है, कंडेम अब करना शुरू कर दिया। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अभी आपने जो नई रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि अभी अफ़वाज का इनख़ला मुमकिन नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो कही जा रही है और मुबस्सिर जो इंटरनेशनल मीडिया पे बात कर रहे हैं कि तालिबान का रोल जो है वो कर्टेल किया जाएगा इन द अफ़गान पीस प्रोसेस, और आने वाला जो भी रिजीम डेवलप करेगी अमेरिकन गवर्नमेंट अफगान पीस प्रोसेस के बाद, उसमें तालिबान का रोल जो है वो कर्टेल किया जाएगा। डू यू एग्री विद इट? एंड क्या ऐसी कोई सूरत हाल? देखिए, बात ये है कि अफ़गानिस्तान में यहाँ पे मुझे मजबूरन ये कहना पड़ेगा कि शायद पाकिस्तान का मौक़िफ़ ज़्यादा समझदारी वाला है कि आपने तकरीबन 20 साल की कोशिश कर ली, ठीक है? उससे पहले रूस ने भी कर ली। अफ़गानिस्तान का अपना मिज़ाज है भई, किसी का रोल छोड़ा आप वहाँ कर्टेल नहीं कर सकते। हुँ, वो जो है वो है, वो ऐसे ही चलेगा। और वहाँ तो होता ही यही है कि एक पावर में आ जाता है ग्रुप और दूसरा फिर गुरिल्ला वॉर पे चला जाएगा, एक-दूसरे को कत्ल कर रहे होते हैं। ये 1979 से होता आया है, और मुझे नज़र नहीं आता कि ये बिल्कुल बात दुरुस्त है इस रिपोर्ट की कि जब भी फ़ौजें निकलेंगी, इन कोलैप्स कर जाएगा जो सिस्टम काबुल बना है। 1-2 साल, 3 साल चल जाएगा, उसके बाद कोलैप्स कर जाएगा। तो वो ऑलरेडी देहाती इलाके उनके हाथ से बाहर हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अमरीकी साल, 2 साल, 4 साल और बैठ के उसको बचा सकेंगे। तो मेरा ख़्याल है कि अभी ये नई हुकूमत आई है, ये साल डेढ़ फौरी तौर पे ज़ाहिर है नहीं करेगी हुँ। विथड्रॉ, ये कोशिश करेगी साल डेढ़ साल, फ़ौजें भी रखेगी तो थोड़े से शायद अटैक्स भी बढ़ें, और अल्टीमेटली मेरा ख़्याल है फिर तालिबान से मुज़ाकरात करने पे मजबूर हो जाएँगे, क्योंकि अफ़गानिस्तान में जाते वक़्त अमेरिका ने एक बुनियादी गलती की, और वो गलती उसको नहीं करनी चाहिए थी। मगर ये है कि हर आ जाने वाला अमेरिका में यही गलती करता है, अफ़गानिस्तान में यही गलती करता है। वो ये होता है कि काबुल और उसके ऊपर-ऊपर सारे गैर पश्तून इलाके हैं, और वो हमेशा पश्तून अक्सरियत से नाराज़ रहते हैं, और अक्सरियत भी इतनी बड़ी नहीं है, 51-52% है कि जिसको काबू ना कर सकें। तो वो जब भी उनको मौका मिलता है, वो पश्तूनों के खिलाफ मुत्तहिद हो जाते हैं, और हो जाते हैं तो जो बाहर से हमला करना चाहता है, उनको बड़ा आसान नज़र आता है कि उनके कोऑपरेशन से कब्ज़ा कर लें। वो कर लेते हैं, उनका कोऑपरेशन भी मिलता है उनको, लेकिन उसके बाद पश्तून जो है वॉर शुरू करते हैं, एक छापा मार।
छापा मार लड़ाई में मारते 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 10 साल 15 साल 20 साल चलता रहता है, फिर वो तंग आके भाग जाते हैं। तो वो अभी फिर यही शुरू हो जाएगा, क्योंकि इलाके दही इलाके तो अब तालिबान के पास है, उससे वो छुड़ा नहीं सकते। जी, मैं अनवर इकबाल साहब, मुझे ज़रा मुख्तसरन बताइए कि क्या अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के रोल को कर्टेल करके आप वहाँ पर अमन कायम कर सकते हैं, देरपा अमन? नहीं, नहीं, नहीं। नहीं। फ़ौज़े शाह साहबा, जब देरपा अमन कायम नहीं होगा और आप जानते हैं कि जो टेररिस्ट हैं वो इन्फिल्ट्रेट करते हैं हमारी सरहदों में और हमारे यहाँ सूरत हाल बड़ी ख़राब होती है और सारे दिफाई मामलात के बावजूद, एहतियातों के बावजूद, सारी स्ट्रैटेजीज़ के बावजूद हम इसको कंट्रोल करने में उस तरह से कामयाब नहीं हो पाते। बहुत कामयाब होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं कमी रह जाती है और मसला फिर गड़बड़ हो जाता है। जब ऐसी सूरत हाल होगी, जबकि एक, जैसे मैंने अभी कहा कि तालिबान के रोल को कर्टेल करने की और जो अमरीकी अफ़वाज हैं उनके इनखलाब में तातुल और उसको देर तक वहाँ पे रखने की बात हो रही है। तो हाउ डू यू सी पाकिस्तान्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी मैटर्स हमारी जो सरहदें उसके ऊपर? देखिए मुनीर, एक तो बात जहाँ तक तालिबान के किरदार की बात है, उसको कर्टेल करना तो नामुमकिनात में से है। आपने तालिबान से बराह रास्त मुज़ाकरात करके उसकी अहमियत मज़ीद बढ़ाई है। अगर ये मैंने पहले दिन से मेरा थोड़ा-सा ये था, वो शायद अनवर इकबाल साहब इसमें तस्सीह भी कर सकें या उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू भी होगा। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू शुरू से ये है कि जब वहाँ हुकूमत, तालिबान और अमेरिका 3 फ़रीक हमें दिखाई देते हैं, तो बराह रास्त जब इन्होंने तालिबान से मुज़ाकरात किए, वो तो एक मज़ीद उनकी अहमियत जो है वो बढ़ चुकी हुई है। और आपने ये देखा कि तालिबान ने फिर वो कितने रिलक्टेंट रहे गवर्नमेंट से बात करने में। और गवर्नमेंट से उनके मज़ाकरात जो हैं वो किसी तरह आगे बढ़ते दिखाई नहीं देते। बहुत कोशिशें भी की जा रही हैं, मज़ाकरात तारीख तय होने के बावजूद जो है वो मुलतवी हो जाते हैं। तो कहने से मकसद ये है कि तालिबान का किरदार अगर ये कहा जाए कि कर्टेल करने का, वो तो मैं उसको तस्लीम नहीं करती। हाँ, अलबत्ता ये है कि आने वाले वक़्त में अमन के हवाले से क्या सूरत-ए-हाल होगी, क्योंकि आजकल जो सूरत-ए-हाल है, वो तो बहुत एक मरतबा फिर बहुत संगीन है। और मैं हुँ। बिल्कुल इत्तेफ़ाक करती हूँ कि अगर वहाँ से अफ़वाज का मुकम्मल इनख़ला होता है, तो वही होगा जब सोवियत यूनियन के बाद जब वो ये मुजाहिदीन को छोड़ दिया गया और उनके बाद हमने सब कुछ देखा कि क्या हुआ, कि वो किस तरह तालिबान में कन्वर्ट हुए, तालिबान ने क्या किया। तो ये तो सूरत-ए-हाल आगे मुझे दिखाई देती है कि मज़ीद ये डेवलप हो सकती है। अब ये है कि क्या सूरत होगी? पाकिस्तान के आपने ये देखा कि पाकिस्तान भी आजकल फिर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की ज़द में आया हुआ है और कुछ वाक़यात ऐसे हुए हैं, हमारे कुछ जवान जो हैं वो भी शहीद हुए हैं। और कुछ जो है दहशतगर्द के पकड़े भी गए या कुछ इस किस्म की ये सूरत-ए-हाल हमारे बॉर्डर्स के जो अंदर की साइड है वहाँ हुए हैं, ये वाक़यात हो रहे हैं और इनमें तेज़ी आने का ख़दशा भी कहा जा रहा है। हुँ। लेकिन ये है कि आप अमन के हवाले से मैं थोड़ी-सी अभी भी मेरी रिज़र्वेशन है कि वहाँ कोई फ़ौरी अमन की बात होगी। मेरी हमेशा से ये जो है एक तजवीज़ रही है कि वहाँ अमन सिर्फ़ उस सूरत में हो सकता है कि इलाके के ममालिक जो हैं, वो मिलकर कोई ऐसी आगे कोशिश बढ़ाएँ। मसलन ईरान की जानिब से एक कोशिश हुई थी। शायद आपको याद होगा कि ईरान के वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान आए थे और जीएचक्यू में आर्मी चीफ से बड़ी अहम मुलाकात हुई थी। उसके बाद वो अफ़गानिस्तान भी गए थे और ईरान की भी वहाँ बहुत स्टेक थी। हुँ। अफ़गानिस्तान में जब पाकिस्तान की हम बात करते हैं तो ईरान को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो ये अगर आप ऐसी कोई मूव होती है जिसमें इलाके के ममालिक ख़ास तौर पे पाकिस्तान है, ईरान है, चीन है, इवन भारत को भी आप उसमें ले सकते हैं। ये ममालिक कोई ऐसी कोशिश करें तो वहाँ कुछ इम्कान जो है अमन के हवाले से पैदा हो सकता है। लेकिन अगर सिर्फ़ आप अमेरिका पे छोड़ दें, तो मैं नहीं समझती कि वहाँ कोई आप बेहतर तौर पे कोई मूवमेंट कर सकते हैं और अमन के हवाले से कोई ज़्यादा कामयाबी हासिल कर सकते हैं। सियार शमसी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। ये जो सूरत हाल इस वक्त दरपेश है और नई हुकूमत जो अमेरिका में आई है, वो ज़ाहिर है कि अभी उनकी तरफ से दहशतगर्दी के वाक़यात के हवाले से मज़म्मती बयान आना शुरू हुआ है
اور اس طرح کی سختی جس طرح سے ہم پہلے دیکھ رہے تھے وہ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کے حوالے سے صورتحال کچھ اتنی بہتر نہیں ہے اور ہمیں چیلنجز درپیش ہیں. جب کہ ہم افغانستان پیس پروسیس کے اندر طالبان کو لانے، ان کو سپورٹ کرنے، ان کو مین سٹریم کرنے میں اپنا ایک رول ہم نے ادا کیا، تو اب جب ایسی صورتحال ہوگی کہ جب طالبان کے رول کو کرٹیل کرنے کی بات ہو رہی ہوگی اور افغانستان کے اندر امریکی افواج کے انخلاء کو معطل کیا جائے گا اور اس کو بڑھایا جائے گا، ایسی صورتحال میں ایک تو جو ہمیں اندرونی معاملات جو ہیں وہ بھی دیکھنے پڑ رہے ہوں گے، جبکہ نو کانفیڈنس کا وہ کر رہا ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی. دوسری طرف سرحدوں کے اوپر بھی معاملات جو ہیں. تیسرا دی موسٹ امپورٹنٹ آسپیکٹ جو امن نہ ہونے کی وجہ سے وہ سی پیک کا متاثر ہونا ہے، جو کہ پہلے ہی بہت متاثر ہو چکا ہے، اور اس کے اوپر چین کو بھی بہت ساری ریزرویشنز ہیں. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ چین ہمارا دوست ہے، وہ بہت زیادہ کھل کر اس حوالے سے بات نہیں کرتا اور معاملات کو سدھارنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. لیکن انٹرنل اور ایکسٹرنل معاملات جو اس وقت ہو رہے ہیں وہ سی پیک کے اوپر بھی اثر انداز ہو رہے ہوں گے، اور یہ بہت سارا پیسہ جو ہے وہ ہمارے لیے قرضہ ہے. اور اس کو آپ ان 2-3 کانٹیکس کے اندر کیا صورتحال ابھرتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے؟ سی آر شمسی صاحب. جی دیکھیے، آپ نے بہت سارے سوال اکٹھے کر دیے. میں نے 3 سوال اکٹھے کیے ہیں. جی میں باری باری کوشش کرتا جی ہوں. پلیز. ایک تو کابل کا جو معاملہ ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ کابل میں جو پھول کھلنے کی امید پیدا ہوئی تھی وہ اب امید جو ہے وہ پھول اب کانٹے بن کچھ جائیں گے. کم توڑ رہی ہے، اور اس کی بڑی وجہ ہے ہاں. جی وہ اب صورتحال ایسی بن رہی ہے کہ افغانستان کے ایشوز کو ہمیشہ ایک جس طرح مذاکرات شروع ہوئے اور پاکستان نے بھی کردار ادا کیا، صدر ٹرمپ کی فوجیں نکالنا چاہتے تھے تو ایسا ظاہر کیا گیا کہ بہت آسان معاملہ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں نے یہ طویل عرصے سے ساری صورتحال کو رپورٹ کیا ہے، وہ ایک بہت گنجلک اور گمبھیر معاملہ ہے. وہ اتنی آسانی سے بہتری کی طرف جانے والا نہیں ہے، خاص طور پر اس ایسے وقت میں کہ جب قطر میں مذاکرات ہوئے تھے. ابھی تو کہا گیا کہ افغان حکومت کو بھی شامل کیا گیا تھا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ افغان حکومت تو وہاں اس کو مدعو ہی نہیں کیا گیا تھا. اور جب آپ نے امریکہ نے افغان طالبان کو ایک سیاسی فریق تسلیم کر کے ان کو ایک اخلاقی حیثیت دے دی، قانونی حیثیت دے دی، اور پھر بڑی مشکل سے بعد میں افغان حکومت بھی اس میں زبردستی داخل ہوئی، تو جب آپ نے ایک اس قوت کو تسلیم کر لیا ہے اور اب وہ اس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ بوتل میں جن واپس چلا جائے، یہ ایسا نہیں ہونے والا. جو میں خدشات دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں کابل میں اور پاکستان کے آس پاس سرحدوں پر زیادہ حملے ہوں گے، دہشت گردی ہوگی، اور جس طرح انور اقبال صاحب نے کہا کہ پاکستان پر دونوں طرف سے دباؤ بڑھے گا. تو میں اس وقت بھی کہا تھا جب یہ مذاکرات ہوئے تھے کہ پاکستان کو جو بار بار ہم کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم نے امن مذاکرات شروع کرا دیے، اور ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو ہم یہ تاثر دیتے ہیں کہ طالبان شاید ہمارے کہنے پر اٹھتے ہیں، سوتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، جاگتے ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ طالبان جو ہیں یہ افغانستان کے اندر وہ غیر ملکی فوجوں کے خلاف جو وہاں کے لوگ ہیں وہ جنگ لڑ رہے ہیں، اور وہاں اسی طرح کئی وار لارڈز جو پہلے تھے سیاسی وار لارڈز وہ عسکری وار لارڈز میں تبدیل ہو چکے ہیں. ان کے پاس اسلحہ، بارود اور پیسہ، ڈالر اتنا آ چکا ہے کہ وہ سب طاقتور دھڑے بن چکے ہیں، اور وہ سب کابل کے ہے. ایسے حالات امریکہ اور طالبان کیا کرتے ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، اور یقیناً وہ فوجیں بھی اب وہاں رہیں گی، لیکن وہاں اب جنگ زیادہ تیز ہوگی
اور जिस 7-6 महीने के बाद तालिबान को वो अपनी टेबल पर बैठा लें। लेकिन इन हालात में सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को ये जो अपनी एक गैर वाज़िया खारजा पॉलिसी है और एक जो हम तासर देते रहते हैं कि शायद हम ही तमाम मामलात हमारे हाथ में है, हमें ये खुशफहमी से निकलते हुए ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक अपने खित्ते के ममालिक के साथ जो अपने ताल्लुकात हैं उनमें एतमाद की फ़ज़ा ज़्यादा शिद्दत के साथ बहाल करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर जो कबायली इलाके थे जिनको हमने कानून और आइन के दायरे में लाया था और उनसे वादा किया गया था कि आपको वकील देंगे, दलील देंगे, अपील का हक देंगे, सुप्रीम कोर्ट देंगे, वहाँ उन इलाकों में जो बरसों से जख्म लगे हैं वो वहाँ ख़त्म करेंगे, स्कूल बनाएंगे, कारोबार वहाँ इंडस्ट्रियल लगेगी, सड़कें जाएंगी, तो एक ज़िंदगी में वो लोग शामिल होंगे। लेकिन अमलन इस वक्त भी मैं समझता हूँ कि उस तरफ कोई सियासी सतह पर कोई काम नहीं हो रहा। और आज भी वहाँ सिचुएशन जो है कबायली इलाकों में जो एजेंसियाँ थी जिनको अजला का नाम दिया गया है, वहाँ अमलन जो है सियासी हुकूमत का या सूबाई हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है। और आज जी वहाँ ज़्यादा सूरत हाल इस हवाले से भी ज़्यादा गंभीर हुई है कि वहाँ के लोगों को जो इंसाफ आम लोग हैं वो उनको ना जो सूबाई हुकूमत के तहत जो इख्तियारात मिलते थे या हक मिलता था वो भी नहीं मिल पा रहे। और जो पुराना निज़ाम था वो वैसे ही जब ख़त्म हुआ है तो वो बिल्कुल एक ऐसे लगता है कि ना उधर के रहे ना इधर के रहे। इन जी हालात में मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत को, सियासी जमातों को और KPK की हुकूमत जो है उसको इन इलाकों में अपनी अमलदारी को तेज करना चाहिए, वहाँ सियासी अमल को मुस्तहकम करना चाहिए, वहाँ अदारे बनाने चाहिए, वहाँ थाना कचहरी हॉस्पिटल जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं उनको कौमी धारे में लाने के लिए एक जंगी बुनियादों पर काम करने की ज़रूरत है। और इसमें हम सुनते चले आ रहे हैं कि अरबों रुपए फंड रखे गए हैं, वो कहाँ गए, ये वो सवाल है। और हम इस वक्त जो पाकिस्तान की सिचुएशन है वो इसी सूरत में हम बच बचा के वक्त गुजार सकते हैं कि हम अपने दाखिली मामलात को दुरुस्त करें। हम जो कबायली इलाके हैं हमने बाढ़ भी लगाई है, वहाँ बहुत इकदामात भी हुए हैं, कुर्बानियाँ भी दी हैं। तो अब हमें आहिस्ता आहिस्ता तालिबान के साथ जो हमारी कुर्बत का तासर है वो ख़त्म होना चाहिए और हमें अब ये सहूलतकारी से हाथ पीछे खींचते हुए अपनी सरहदों को महफूज करना चाहिए। जी ये तो बिल्कुल सीआर शमसी साहब आपने बिल्कुल सही बात की कि 100 बिलियन का प्रोग्राम जो है वो फाटा डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसके लिए 100 बिलियन रुपए रखे गए थे। वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो कहाँ लग रहे हैं नहीं लग रहे, रिलीज हो रहे हैं नहीं हो रहे। बहरहाल ये एक बड़ी अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल है। किसी दिन पूरे का पूरा फाटा डेवलपमेंट के ऊपर भी हम बात करेंगे। मैं जानना चाहता हूँ, आपके तरफ आना चाह रहा हूँ। अनवर इकबाल साहब, मुझे ये बताइए, आप वहाँ पे बैठे हैं, आप यू आर मोर विजनरी पर्सन, कि ये जो तालिबान वाला फिनोमिना है और जिस तरह कोशिश हो रही है और ये सारी सूरत हाल, क्या आप समझते हैं कि हाउ तालिबान कैन बी मैनेज्ड, और क्या इनको हम किसी तरह से टेम करके एक खास फ्रेमवर्क के अंदर ढाल सकते हैं, या ये ऐसे ही रहेंगे जैसे जैसी सूरत हाल चल रही है? और जिस तरह की अब इमर्जिंग सूरत हाल जो है उसमें जैसे सीआर शमसी साहब ने कहा और हमने भी देखा है कि ग्रेजुअली अमन व अमान की सूरत हाल खराब हो रही है। तो क्या तालिबान वाले फिनोमेना को कहीं पे हम मैनेज कर सकते हैं, इसको कटेल करके किसी तरह से? हमारे बस की तो बात नहीं है। पाकिस्तान की तो बस की बिल्कुल भी बात नहीं, नहीं है। अमेरिका पाकिस्तान तो अमेरिका के बिल्कुल बस की बात भी तो नजर नहीं आ रही है, अमेरिका भी नहीं अफगानिस्तान कर की भी सकता, बस की अमेरिका बात भी नहीं नहीं। कर सकता, रूस भी नहीं कर सका। बात यह है कि अफगानिस्तान ने एक चीज बार-बार सिखाई है, लोग भूल जाते हैं कि अफगान उसी वक्त काबू रहता है, खुद ब खुद काबू रहता है, जब उसको अकेले छोड़ दिया जाए, जब वहाँ मुदाखलत नहीं की जाए। लेकिन जब वहाँ मुदाखलत होती तो अफगानिस्तान काबू से बाहर हो जाता है। और इस वक्त अफगानिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि अफगानिस्तान के पड़ोसी जो हैं
وہ اس وقت اب افغانستان میں مداخلت سے باز نہیں آ رہے اور نہ آئیں گے، یہ مداخلت جاری رہے گی۔ اچھا، افغانستان ایک ایسا ملک ہے جیسے پاکستان ہے ہمارے یہاں، اب امریکہ میں سفر کریں یہاں سے کیلیفورنیا تک تو 5.5 گھنٹے 6 گھنٹے کی جہاز کا رستہ، یعنی پاکستان سے سعودی عرب سے بھی زیادہ وقت لگتا ہے، اتنا بڑا ملک ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ چلے جائیں تو ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جاتے ہوئے آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ صوبہ تبدیل ہوا ہے، ایک ہی کلچر، ایک ہی زبان، ایک ہی جیسے لوگ نظر آتے ہیں۔ تو لیکن پاکستان میں آپ جاتے ہیں تو ہر تھوڑی دیر بعد آپ کو آہستہ آہستہ فرق پڑتا جاتا ہے، اور صوبے جب چینج کرتے ہیں تو بالکل فرق پڑ جاتا ہے کلچر اور زبان کا۔ تو یہی حال افغانستان کا ہے، مگر لکیلی پاکستان میں چونکہ صورتحال برطانیہ کی حکومت رہی اور برطانیہ نے معاشرے کو تھوڑا سا آرگنائز کر دیا اور فوج بنا دی اور آپ کی بیوروکریسی بنا دی، ریلوے بنا دی، تو اس کی وجہ سے آپ کا یہ ہوا ہے کہ براہ راست مسلح جگہ جگہ نہیں بن گئے۔ افغانستان کے قبائلی نظام کی وجہ سے ان کو نقصان یہ ہوا کہ ہر قبیلہ پہلے یہ ہتھیار رکھتا تھا، اس کو مزید مسلح کرنا آسان ہے، تو سارے پڑوسی افغانستان کے مختلف قبائل کو اسلحہ دے دیتے ہیں، سارے پڑوسی ان کو مالی امداد کر دیتے ہیں، اور وہ قبائل اپنے اپنے پاکٹ میں بیٹھ کے لڑتے رہتے ہیں۔ طالبان ہم کرتے ہیں، طالبان ہے کون یار؟ مثلاً ایک بڑا مشہور طالبان کمانڈر تھا ملا عبدالسلام راکٹی، وہ تو طالبان کے ساتھ بھی رہا، مجاہدین کے ساتھ بھی رہا، اس کے پہلے نجیب اللہ کے بھی ساتھ رہا۔ یہ بیسیکلی سارے کے سارے طالبان قبائلی لیڈر ہیں جو مختلف ناموں سے آ جاتے ہیں، تو آپ ان کو کنٹرول شٹ ڈاؤن نہیں کر سکتے۔ آپ صرف صورت میں کنٹرول ہوں گے جب افغانستان کے پڑوسی، اگر امریکہ کو چاہتا ہے، اگر چین کو چاہتا ہے، اگر رشیا کو چاہتا ہے، اگر پاکستان کو چاہتا ہے، تو پڑوس کے سارے ممالک کو بٹھا کے ایران سمیت یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کوئی بھی ملک مداخلت نہیں کرے گا، اور افغانستان کے اندر نہیں، سرحدوں پہ انٹرنیشنل فورسز آپ یو این کی کسی چیز سے ایسی بٹھا دیں کہ کسی قسم کا اسلحہ افغانستان آ جا سکے، نہ آ سکے، نہ جا سکے، کوئی کسی بھی حکومت کے علاوہ کسی بھی گروہ کو کوئی مالی امداد نہ دی جائے، تو شاید کوئی صورت نکل آ سکے۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ مثلاً انڈیا پیچھے ہٹے گا، یا پاکستان پیچھے ہٹے گا، یا ایران پیچھے ہٹے گا، یا روس پیچھے ہٹے گا، یا امریکہ پیچھے ہٹے گا، یا چائنا پیچھے ہٹے گا۔ سارے لگے رہیں گے اور یہ بہت عرصے تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ واضح شاہ صاحب، یہ ایک صورتحال اب جو ہے، اور دوسری طرف پی ڈی ایم جو ہے وہ 4 تاریخ کو اپنی نئی حکمت عملی کوٹ ان کوٹ اور جلسے جلوس اور انتخابات، اور ایک طرف اس طرح کی صورتحال ہے جو ہمیں سرحدوں پر درپیش ہے، ہمارے ارد گرد جو بھی صورتحال چل رہی ہے، اور پی ڈی ایم اپنی ہی ایک چال چل رہی ہے اور ساری صورتحال، تو کیا اس کو یہ احساس نہیں کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے حکومت ناکام جا رہی ہے؟ ظاہر ہے کہ اب پہلی حکومتیں میں کوئی بہت زیادہ کامیاب تو نہیں ہوتی تھیں، اس وقت زیادہ صورتحال ہے، لیکن پی ڈی ایم جو اپنا رول پلے کر رہی ہے اس حوالے سے، جب تو اس کی وجہ سے کیا جو اندرونی جو انٹرنل سیکیورٹی میٹرز ہیں وہ زیادہ خراب نہیں ہو رہے؟ فضل شاہ صاحبہ۔ ایک چیز جو ہے میں تھوڑا سا اس پہ اختلاف کروں گی کہ ہم کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ کسی بھی قسم کے ملک میں کوئی ابتری ہوگی، یا کوئی سمجھ لیں کہ اس کو آپ جس طرح یہ کہ سمجھ رہے ہیں کہ بارڈرز کی صورتحال کو بہتر نہیں، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ واقف نہ ہو اور وہ اس میں کوئی کسی قسم کی مزید آگ بھڑکائیں۔ دیکھیے، ایک تو پی ڈی ایم کے حوالے سے میں نے اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کرنے کی کوشش کی، میں خاصی حد تک مطمئن ہوں کہ یہ نہیں ہے۔ اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ یہ کئی لیڈرز یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارا مقصد جو ہے حکومت گرانا نہیں۔ اب گرانا نہیں، مجھے یہ اس کو اب پتہ نہیں آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں، لیکن میں تھوڑا سا اس کو اس طرح دیکھ رہی ہوں کہ اگر اپوزیشن یہ مل کے اس قسم کی کوئی صورتحال کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جو حکومتوں کے خلاف 1-1.5 سال بعد کوئی اسی قسم کا کوئی سمجھ لیں تحریک شروع ہو جاتی ہے کسی کے، جیسے پہلے انہوں نے 2 جماعتوں نے مل کے چارٹر ڈیموکریسی کیا، اگر یہ اس قسم کی کوئی ایسے نتیجے پہ پہنچتے ہیں، کوئی ان کی تحریک آگے بڑھتے بڑھتے اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ آنے والے وقت میں ملک میں استحکام کے لیے کوئی کیا صورتحال ہوتی ہے، تو میرا خیال ہے یہ پازیٹیو ہوگی۔ اور کوئی ساری جماعتیں مل کے کسی چارٹر کی طرف جاتی ہیں یا کسی طرف، اب
ظاہر ہے ہم نے تو تھوڑا سا اس کو ہم یہ نہیں کہہ رہے، غلطیاں ہوئی ہیں ماضی میں، شدید غلطیاں ہوئی ہیں، چارٹر ڈیموکریسی کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو مکمل طور پہ عمل درآمد نہیں ہوا، اس میں بھی بہت سی خامیاں بھی سامنے ہمیں نظر آئیں، لیکن ایک چیز تو سامنے ضرور نظر آئی کہ جب آپ نے یہ دیکھا کہ اس کی جو بہت بڑا دھرنا تھا اس ملک میں 2014 کا، اور بہت شدید قسم کی یہاں ریزائنمنٹ تھی، تو آپ نے یہ دیکھا کہ جوائنٹ سیشن ہوئے، پیپلز پارٹی جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کو، اب آپ اس کو شاید یہ کہیں کہ جی بچانے کے لیے، لیکن وہ اس میں ہمیں چارٹر ڈیموکریسی کی ایک روح دکھائی دی کہ انہوں نے حکومت کے حوالے سے اس کے ساتھ بیٹھے۔ میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ یہ تحریک جو ہوتی ہے، ہم نے تحریکوں کے بارے میں یہ ضرور پڑھا ہے، چاہے ہم ماؤ کی تحریک دیکھتے ہیں، چاہے ہم دنیا بھر میں تحریک دیکھتے ہیں، تو وہ چند ماہ کی نہیں ہوتی، وہ ایک طویل تحریک ہوتی ہے جس میں آگے شکلیں بھی بدلتی ہیں، آگے اس میں فیصلے بھی بدلتے ہیں۔ جیسے ابھی تحریک جو ہے یہ جب آغاز ہوا تو اس میں فوری طور پہ یہ کہہ دیا گیا کہ استعفوں کی بات، لیکن ابھی یہ آ رہا ہے کہ اس پہ نو کانفیڈنس کی بات آ رہی ہے، یہ قانون کے مطابق ہے نا، لا کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے۔ اب وہ کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں یہ تو ہمیں پرسوں پتا چلے گا کہ نو کانفیڈنس کی صورتحال کوئی ٹھیک بن ہے، رہی ہے یا نہیں بن رہی۔ ٹھیک ہے، وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کیونکہ اس پہ سٹینڈ لے رہی ہے، وہ اپنا اس پہ بریف کریں گے، بلاول بھٹو نے شاید بریف کرنا ہے 4 تاریخ کو، تو وہ تو ہم بعد میں ہے۔ لیکن دیکھیے تحریک جو ہوتی ہے اس کو میں تو ہمیشہ جب بھی تحریک کا آغاز ہوتا ہے میں اس کو طویل مدت سمجھتی ہوں، میں کبھی بھی نہیں یہ سمجھتی۔ ابھی آپ یہ دیکھیے کہ 5 کو جو مظفر آباد جلسہ ہونے جا رہا ہے، جو راولپنڈی میں ہونا تھا اس کا وینیو چینج کیا گیا ہے، اسی کے بعد ہم 9 تاریخ کو دیکھ رہے ہیں حیدرآباد میں جلسہ ہو رہا ہے جس کو پیپلز پارٹی غالباً ہوسٹ کر رہی ہے۔ یہاں کا جو جلسہ ہے مظفر آباد کا وہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم اور مسلم لیگ نواز کر رہی ہے۔ تو یہ ایک تحریک جو ہے اس میں ہم نے اصل میں تھوڑا سا غلطیاں ہوتی ہیں، اور میں نے پہلے دن یہ کہا تھا کہ 2 غلطیاں ہوئیں ڈیسائیڈ کیے بغیر کہ اگر آپ نے ٹارگٹ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو کرنا ہے تو ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ڈائریکٹ آپ اس کو اسٹیبلشمنٹ کو کر کے اس کے بعد آپ گورنمنٹ پہ آ جائیں تو یہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کی عظیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اسی لیے یہ جو استعفوں کی بات تھی، میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ انہوں نے جلدی کچھ پتہ شو کر دیا ہے، تو یہ چیزیں جو ہے اس میں تحریک میں ایک گریجولی چلا جاتا ہے، اور جہاں تک یہ بات ہے کہ 31 جنوری ختم ہو گئی جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی، تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ تو شمسی صاحب بھی اس پہ بات کریں گے، انور اقبال صاحب بھی، تو مختلف پریشر بلڈ کرنے کے لیے ڈیڈ لائنز بھی دی جاتی ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اگر پہلے تحریک کا دیکھا جائے ماضی کی جو ہوتی رہی ہیں دھرنے اور اس لانگ مارچ اور سارا کچھ جو ہے اس میں بھی ڈیڈ لائنز مختلف دی جاتی ہے، لیکن یہ مطلب ٹھیک، اسی طرح نہیں ہے، اور میں ابھی بھی کنوینس ہوں کہ یہ حکومت کو ختم کرنے کی تحریک مجھے نہیں دکھائی دیتی۔ نہیں وہ مجھے تو یہ ان کے وہ تو پی ڈی ایم کے اپنے جو اکابرین ہیں، لیڈرز ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ حکومت کو ہٹانے کے لیے نہیں ہے، اور ایک بیانیہ آیا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اب وہ حکومت کے خلاف۔ میں سی آر شمسی صاحب کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ سی آر شمسی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ایک فیز جو ہے وہ گزر گیا، 31 تاریخ جو ڈیڈ لائن تھی استعفوں کی وہ بھی گزر گئی، اور ظاہر ہے کہ استعفے لینے کا بھی اس کے اوپر بھی سٹانس بدل گیا اور ساری صورتحال بدل گئی۔ اس کے باوجود کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے کہا کہ وہ سینٹ کے الیکشن میں بھی حصہ لیں گی، ضمنی انتخابات یا کوئی دوسری جو بھی پروسیس ہے وہ ڈیموکریٹک پروسیس، دے ول بی پارٹ آف اٹ۔ اب اس کے بعد پھر اب سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ، تو کیا یہ جو تحریک پی ڈی ایم کی چل رہی ہے، جلسے جلوس ہو رہے ہیں، یہ کوئی نتیجہ خیز ہوگی؟ نتیجہ خیز ہوگی تو کیا نتیجہ نکلے گا سی آر شمسی صاحب؟ جی آج نتیجہ خیز تو میں سمجھتا ہوں اس کا نتیجہ سامنے آنا شروع ہو چکا ہے۔ پہلی بات میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ یہ بات میری سمجھے کہ آپ سے کوئی 3 مہینے پہلے پرویز رشید سے میری جو گفتگو تھی، میں نے آپ سے کے پروگرام میں بتایا تھا کہ وہ نہ اسمبلیاں اس وقت توڑنا چاہتے ہیں، نہ نیا الیکشن چاہتے ہیں، نہ حکومت ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اپوزیشن اس وقت یہ جو مجبور ہوئی ہے اب اصل میں مہنگائی کی وجہ سے کہ لوگوں کا پریشر آیا ہے تو وہ پی ڈی ایم بنی ہے۔ اب پی ڈی ایم جو ہے ایک سیاسی
फोरम है। और इसका जो आपका पहला सवाल था कि इससे बड़ा क्या नुकसान होने जा रहा है, मैं समझता हूँ कि किसी जमहूरी माशरे में ये बहुत खुशाइंद बात है कि एक सियासी मूवमेंट शुरू हो, लोग सियासी गुफ्तगू करें, लोग सियासी सतह पर तनकीद करें, तो आपका जो समाज है, माशरा है, वो सियासत की तरफ जाता है, ना कि वो फिर दहशत गर्दी और इंसाफ पसंदी की तरफ जाता है। माजी में हमने ये कर लिया कि सियासत पर पाबंदियां लगाई, अपोजिशन को दबाने की कोशिश की, जिसके नतीजे में इंसाफ पसंदी और दहशत गर्दी ने बिल्कुल जड़ें पकड़ी हैं। आज मैं समझता हूँ कि पीडीएम की आज की जो सूरत हाल है 4 तारीख को वो क्या फैसला करते हैं उस पर मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन इस वक्त की मेरी इतलात ये है कि अपोजिशन इस हुकूमत को कतन कबल इस वक्त घर नहीं भेजना चाहती, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर 2.5 वर्षों में ये हुकूमत कोई डिलीवर नहीं कर सकी और बाकी भी जो 2-2.5 साल रह गए हैं उसमें भी ये डिलीवर करती हुई नजर नहीं आएगी, तो ये पॉलिटिकली ये हुकूमत खुद ही अपने अंजाम को पहुंच रही है। इसलिए ये जितने भी सियासी इकदाम हुए हैं जिसको हुकूमत अपनी फतह करार दे रही है, अब ये हैरत अंगेज बात है कि हुकूमत कहती है कि वो एक सियासी हुकूमत है, तो अगर अपोजिशन ये ऐलान करती है कि वो सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेगी तो उसको हुकूमत एक कमजोरी समझ के उस पर तनकीद करती है। फिर जब अपोजिशन कहती है कि हम ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे तो उसको भी कहा जाता है कि पीडीएम टूट गई। अब अगर तरीके इत्मीनान की बात आई है, वो एक आईनी तरीका है, तो उस पर भी बजाय इसके कि हुकूमत मुफाहमत का एक अमल शुरू करे, एक अपोजिशन के साथ वर्किंग रिलेशनशिप शुरू करे, वहाँ भी हमें अंधेरा नजर आता है। आप देखें कि कौमी असम्बली का सेनेट का इजलास जारी है, लेकिन वहाँ कोई संजीदा बहस नहीं हो रही। वहाँ जो खुर्शीद शाह साबिक अपोजिशन लीडर हैं वो जेल में हैं 1.5-2 साल से, अपोजिशन लीडर जो हैं वो जेल में है, मुस्लिम लीग नून के पार्लियामेंट्री लीडर ख्वाजा आसफ वो जेल में है। तो फिर ऐसे हालात में आप ये असम्बली जो है उसकी अपनी वक़्त कम कर रहे हैं, बल्कि हुकूमत अपनी अहमियत को जो उसकी सियासी साख है उसको खुद नुकसान पहुंचा रही है। और ये भी अगर जो इजलास बुलाए गए हैं उसके पीछे भी तहरीके अदम एतमाद की जो तजवीज़ थी और जो पहले शुरू में इसको एक शोशा समझा गया, अब उसमें कुछ संजीदगी होती नजर आ रही और यकीन है उनमें शदीद इज़्तिराब है, खुश है और अपोजिशन को का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने ये ऐलान करके कम से कम हमारी अहमियत को जिंदा किया है। हमें भी अब 50-50 करोड़ की सियासी रिश्वत मिलना शुरू हो गई है डेवलपमेंट के नाम पर, और उनसे भी अब वजीर भी मिलते हैं। पहले जो वजीर आजम तो दरकना वजीर उनको MNAs को मिलना पसंद नहीं करते थे। तो ये असल मामला इस वक्त दाखिली बहरान जो है वो हुक्मरान जमात के अंदर है। अगर पीडीएम हुकूमत खत्म नहीं करना चाहती, हाँ अगर हुकूमत खुद चाहती है कि वो जल्दी घर चली जाए, अगर वो संजीदा होती तो इस वक्त अपोजिशन बहुत हमवार है, उन्होंने अपना बयानिया बिल्कुल बदला है। नवाज शरीफ बिल्कुल खामोश है, मरियम नवाज का लहजा बदल गया है और मौलाना फजल रहमान भी जो अब जो उनके लहजे में तलखी थी वो भी अब इस्लामाबाद तक ही महदूद रहना चाहते हैं। तो और वो अपोजिशन क्या करे हुकूमत के लिए, क्योंकि वो जो भी मुतालबा करते हैं महंगाई के, मैं इस जुमले पे बात खत्म करूंगा कि अपोजिशन जब कोई बात करती है अवाम की महंगाई की तो उसके जवाब में आप तेल की कीमतें बढ़ा देते हैं, बिजली की कीमतें बढ़ा देते हैं। तो इन हालात में हुकूमत को किसी से कोई खतरा नहीं सिवाय अपने इक़दामात के। जी अनवर इकबाल साहब, आपने फजल शाह साहब की गुफ्तगू भी सुन ली और सिया शमसी साहब की आपने गुफ्तगू भी सुन ली। आप ज़रा कंक्लूड कीजिए कि पीडीएम के बदलते हुए लहजे में मुनीर साहब आप बहुत जल्दी में हैं। आप ये चाहते हैं कि प्रोग्राम खत्म होने से पहले हुकूमत खत्म हो जाए और मरियम नवाज नहीं सर, हम कोई नहीं खत्म करना चाहते, मैं तो बिल्कुल भी खत्म नहीं करना चाहता। मैं तो सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पीडीएम के बदलते हुए लहजे के
PDM के कम से बदलते कम हुए लहजे के बाद पाकिस्तान के सियासी सर जी किसी पहले को मुंह सवाल तो दिखाने सुन लें अनवर इकबाल साहब। मैं ये कह रहा हूँ कि PDM के बदलते हुए लहजे के बाद पाकिस्तान का जो सियासी हाल है वो किधर को जाता नजर आता है? बताता हूँ। पहली बात तो ये थी कि जब इमरान खान साहब ने तहरीक चलाई हाँ, तो उसके नतीजे में उनकी हुकूमत आ गई और पाकिस्तान के हालात यकसर बदल गए और करप्शन खत्म हो गई और मुल्क तरक्की के रास्ते पर गामजन हो गया और हम बहुत जल्दी एक बड़ी ताकत बनने वाले हैं। ये ठीक तो है, कर लिया पीटीआई, ठीक अब है, आएगी पीटीआई। तो उसके बाद पाकिस्तान अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा और हमारी मईशत भी बहुत आगे बढ़ जाएगी। ठीक बात है। यह है कि इमरान खान की तहरीक का नतीजा निकला टाएं टाएं और पीडीएम की तहरीक का नतीजा निकलेगा फिश फिश। ठीक है, और ये टाएं टाएं फिश फिश 70 साल से चल रही है, 70 साल मजीद चलेगी टाएं टाएं फिश फिश। समझ रहे हैं आप? ठीक है, बात यह है जनाब कि तरक्की जो है एक बतदरीज अमल है, पर सियासी मूवमेंट से तरक्की नहीं होती। तरक्की होती है इन्वेस्टमेंट से, तरक्की होगी अब आबादी को कंट्रोल करने से। जो 6.5 करोड़ का जब मुल्क था, जब मैं बच्चा था तो हम मरी जाते थे, तो मरी जाना बहुत अच्छा लगता था। आपको बाग़ शहीदा में भी और पिड्डी पॉइंट में भी और कश्मीर पॉइंट में तो ज़रूर तन्हाई मिल जाती थी। अब आपको अपने बाथरूम के अंदर भी तन्हाई नहीं मिलती। वहाँ आप अपने बाथरूम में बैठे तो साथ वाले बाथरूम से भी आवाज़ें आ रही होती हैं। ठीक है? तो बात ये है कितनी बढ़ती हुई आबादी में आप क्या कुछ कर लेंगे, एक। दूसरी बात ये है कि आपको जो अफ़गानिस्तान के जंग की सूरत-ए-हाल की वजह से जो आपके यहाँ जो सिक्योरिटी के हालात हुए हैं, जब तक वो तब्दील नहीं होंगे, जो कि हो रहे हैं, आहिस्ता-आहिस्ता हो रहे हैं, मज़ीद ज़रूरत है, जब वो हो जाएँगे और जब एतमाद बहाल होगा, इन्वेस्टमेंट आएगी, फिर उसमें हुकूमतों के आने-जाने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उसमें फ़ौज का एक किरदार है कि वो फ़ौज ही आपके यहाँ ये डिसीज़न देती है, साज़ी हुकूमत को इसमें कोई इख्तियार नहीं होता। ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन ऐसा ही है। तो वो भी होगा तो उसमें भी सूरत-ए-हाल में तब्दीली होगी। मगर बात सारी ये है कि आप ये देखेंगे लहजे में तब्दीली क्यों आई है? ये आपको कुछ दिनों में सामने आ जाएगा कि सेनेट के इंतखाबात में कितनी ले दे पे बात तय हुई है। फजलुर रहमान साहब सिर्फ़ ये चाहते थे कि असेंबली में तो वो बिल्कुल ही खत्म हो गए कौमी असेंबली में, ठीक है? सेनेट में भी ज़ीरो ना हो जाए, ठीक है? तो वो चाहते हैं अभी कि उनको सेनेट में भी कुछ नुमाइंदगी मिल जाए और मेरा ख़्याल है कि हड्डी फेंक दी गई है उनकी तरफ और उनको आपको 2-3 सीटें मिल जाएँगी उनको 2 सीटें। तो वो वहाँ बैठे रहेंगे, वो मुतमईन होके बैठ जाएँगे। उनकी इस हद तक प्रोटेस्ट होता है और कुछ डीज़ल में उनका शेयर बढ़ जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। रही ये बात पीपीपी की। पीपीपी एक ऐसी तंज़ीम है जो इस वक़्त सबसे कंफर्टेबल पोज़ीशन में है। पीपीपी अगर इस वक़्त अगर बहुत ज़्यादा सरगर्मी दिखाएगी तो वो खुदकुशी के मुतरादिफ होगी। क्योंकि ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि सिर्फ़ पंजाब की हुकूमत हमेशा नहीं रखी जा सकती। सिंध को हुकूमत देनी पड़ेगी आपको आज या कल और सिंध को जब हुकूमत देनी पड़ेगी तो सिर्फ़ एक आदमी क्वालीफ़ाई करता है, जिसका नाम बिलावल भुट्टो है। बिलावल भुट्टो के फ़ौज भी खिलाफ नहीं है और ये पीपीपी को पता है। उन्हें पता है कि बाज़ वजूहात की बिना पर ज़रदारी साहब की वजह से या कोई भी वजह हो, डिले ज़रूर हो सकता है, लेकिन हुकूमत उनको मिलेगी, मिलेगी, मिलेगी। लिहाज़ा वो बहुत एहतियात से ज़रदारी साहब को जो कुछ कह लें, उनके बारे में एक मैं कह सकता हूँ वो संजीदा खान मोहतात आदमी है। वो बहुत ठोक-पीट के कदम रखते हैं। उन्होंने जो कुछ कहलवाना था वो मियाँ साहब से कहलवा दिया। मियाँ साहब को फँसवा के और खुद आराम से बैठे हुए चाय पी रहे हैं। अच्छा अब मसला है कि मियाँ साहब ने इस एक्सट्रीम पोज़ीशन ली, किसके एश्योरेंस पे ली? और वो क्या रास्ता देखने वाली बात होगी कि आइंदा पीएमएलएन के लिए और मरीम नवाज़ के लिए क्या स्पेस क्रिएट किया जाएगा और कितना क्रिएट किया जाएगा। पीपीपी कंफर्टेबल है, पीटीआई वन लीडर पार्टी है, इमरान खान के बाद पीटीआई का कोई रोल नहीं है सियासत में पाकिस्तान की। उसके बारे में ना फ़ौज ज़्यादा परेशान है, ना ज़रदारी साहब ज़्यादा परेशान है। उन्हें पता है कि ये सिनेमा के बीच में ये इंटरवल का वक़्फ़ा है। तो वो एक बात बट मसला ये देखने वाला है सेनेट का इलेक्शन होने दें, रवैयों में और तब्दीली आएगी और मेरा ख़्याल है 5 साल हुकूमत पूरी करेगी
डेवलपमेंट कोई खास नहीं होगी, पैसे शैसे कोई खास नहीं आएंगे, इसी में आपको गुजारा करना पड़ेगा। बीच में कोई रास्ता, हाँ, अफगानिस्तान में आपका रोल बढ़ेगा, वहाँ अमेरिका भी चाहेगा, चीन भी चाहेगा, चाइना की थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, चाइना अपना किरदार बढ़ाएगा। चाइना को इस वक्त नजर आ रहा है कि इंडिया थोड़ा सा दबाव में आया है, माशी तौर पे भी कमजोर पड़ा है, इंडिया इस वक्त पाक तसादुम नहीं चाहेगा, उसका फायदा उठा के चाइना अपने रोल को एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा, उसमें इन्वेस्टमेंट भी हमारे आएगी। हमारे यहाँ पीटीआई की वजह से नहीं, पीटीआई का किरदार नहीं है, लेकिन हमारे बेहतर दिन आ रहे हैं और पीपीपी के लिए भी बेहतर दिन आ रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया अनवर इकबाल साहब कंक्लूडिंग रिमार्क्स का। नाजरीन, इसके साथ हमारे जो पैनलिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी फौजिया शाहिद साहबा, और जिन्होंने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया था, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया था सीआर शमसी साहब सीनियर सहाफ़ी, और सीनियर सहाफ़ी अनवर इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया था वाशिंगटन से। इजाज़त, कल कुछ और टॉप न्यूज़ के साथ हम बात कर रहे होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।